नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और शुरू हो चुका है हमारा रोजनामचा जनता जंक्शन शो। सबसे पहले जान लेते हैं आज बड़ी खबर में क्या है खास। बड़ी खबर में आज बात करेंगे बिहार की पुलिस की गुंडागर्दी पर। तमाम मामले सामने आते रहते हैं, उसी कड़ी में एक और मामला सामने आया है जिसमें एडीजे के ऊपर थानेदार जो होते हैं वो अपनी पिस्टल तान लेते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं। उसके बाद तमाम आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर चलता है, जज का बयान आता है और उसके बाद उन लोगों को फिलहाल अभी गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके बाद अभी जांच चल रही है। उस चीज को लेकर के क्या कुछ कहा सुना गया है उसको लेकर के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले खबरें इन शॉर्ट। सबसे पहली खबर तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू से जुड़ी हुई। उन्होंने कहा है कि अब वो विधानसभा में प्रवेश नहीं करेंगे कभी भी। दरअसल शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन महिला सशक्तिकरण पर बहस के दौरान विधानसभा में उनके और उनकी पत्नी के खिलाफ वाईएसआरसीपी सदस्यों द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी के बाद नायडू ने कहा कि मैं इसके बाद इस सभा में कभी शामिल नहीं होऊंगा, मैं फिर से मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सदन में लौटूंगा। बता दें कि विधानसभा से बाहर निकलने से पहले नायडू काफी भावुक थे, उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने हाथ जोड़ रखा था। बाद में मंगलागिरी में टीडीपी के राज्य मुख्यालय में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए 71 वर्षीय नायडू फूट फूट कर रोने लगे। वो कुछ मिनटों के लिए अपने चेहरे को अपने हाथों से ढककर रो रहे थे। दरअसल टीडीपी विधायकों ने वाईएसआरसीपी सदस्य अंबाती रामबाबू के भाषण को बाधित करने की कोशिश की, जो विपक्षी दल पर हमला कर रहे थे। इस दौरान जब रामबाबू ने कथित तौर पर नायडू की पत्नी का जिक्र करते हुए कुछ भद्दी टिप्पणियां की तो टीडीपी सदस्यों ने विरोध करके मंच पर धावा बोल दिया और उनसे माफी की मांग करी। ये सब मामला था। इसके अलावा खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह किसान बिल, तीनों जो किसान बिल थे उनको वापस लेने की घोषणा करी, उनको निरस्त करने की घोषणा करी। उसके बाद सिंघू बॉर्डर स्थित किसानों के प्रदर्शन स्थल पर जश्न शुरू हो गया। हालांकि कुछ किसानों ने कहा कि आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक कि संसद में इन कानूनों को कानूनी तौर पर रद्द नहीं कर दिया जा सकता है तथा अन्य मांगें नहीं मान ली जाती हैं। ट्रैक्टर पर लगे म्यूजिक सिस्टम से निकलती धुनों पर थिरकते और मिठाइयां बांटते किसान शुक्रवार को यानी आज बहुत ज्यादा प्रसन्न नजर आ रहे थे और होना भी चाहिए। 1 साल से भी ज्यादा समय की मेहनत का उनको फल मिला है। ये किसान कृषि कानूनों के विरोध में बीते करीब 1 साल से सिंघू बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। आंदोलनकारियों ने कहा कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। बीते 1 वर्ष से उनका घर बन चुके प्रदर्शन स्थलों को इतना जल्दी खाली नहीं किया जाएगा। एक प्रदर्शनकारी हरदीप सिंह ने मीडिया संस्थान से बात करते हुए कहा कि सरकार देर आई लेकिन दुरुस्त आई। हमें पता था कि कानूनों को रद्द करने का फैसला बाबा जी के आशीर्वाद से आएगा। तो ये गुरु पर्व के दिन आया है, हम पर गुरु नानक देव जी का हाथ है। इसके अलावा खबर बिहार से, जिसमें आईआईटी बिहटा के 3rd ईयर के छात्र शुभम को कैंपस सिलेक्शन में गूगल ने 80 लाख का सालाना पैकेज दिया है। शुभम बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सतीश प्रसाद सिंह के भाई श्रीधर प्रसाद के पोते हैं। उनके पिता सुशील कुशवाहा भी पॉलिटिशियन हैं और साथ साथ में बिल्डर हैं। ये एक अच्छी और सकारात्मक खबर है और कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण है, जो इस चीज को दिखाती है कि अगर सच्ची लगन से काम किया जाए, पढ़ाई की जाए तो कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रह करके सफलता हासिल की जा सकती है, बशर्ते नीतीश कुमार इसका क्रेडिट लूटने ना आ जाए। फिलहाल शुभम गूगल में काम करेंगे और यूपीएससी की भी तैयारी साथ साथ करेंगे। हमारी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इन शॉर्ट्स में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। कल हमने न्यायपालिका का हिस्सा 2 संस्थाओं के बारे में विस्तार से बात की थी और समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से दोनों एक दूसरे के फैसलों को काट रहे हैं, किस तरह से दोनों संस्थाओं के बीच में मतांतर रहा है। और मुझे अंदाजा नहीं था कि आज मैं देश की कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच के विवाद की खबर कर रहा हूँगा। और इसको विवाद कहना गलत होगा। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर किया गया हमला और उसकी खबर मैं आज कर रहा हूँगा। लेकिन अब ये घटना हुई है तो उस पर बात करनी आवश्यक है और गंभीरता से बात करनी आवश्यक है। ये घटना मधुबनी की है, वही मधुबनी जहां भी हाल ही में आरटीआई एक्टिविस्ट और पत्रकार अविनाश की अधजली लाश मिली थी। हालांकि फिलहाल तक हुई तफ्तीश में पुलिस ने इसको प्रेम प्रसंग का मामला कहा है और गिरफ्तारी और केस की जांच भी उसी एंगल से की जा रही है। लेकिन अगर अविनाश के काम करने का तरीका देखा जाए तो वो लगातार मधुबनी के नामी गिरामी और ताकतवर लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी और उससे ये मामला इतना आसान नहीं लगता है।
और अब जब पुलिस की गुंडागर्दी का एक और मामला सामने आया है, जहां वो अपने से ज्यादा कानूनी रूप से शक्तिशाली पदाधिकारी पर हमला कर देता है, और अब तो इसकी वजह से बिहार और मधुबनी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठता है। और हम कुछ भी बोलें या सवाल उठाएं, उससे पहले जज अविनाश कुमार की कहानी उन्हीं की जुबानी सुनना आवश्यक है। वो क्या कुछ कह रहे हैं, लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं। वो लिखते हैं, हमारा नाम अविनाश कुमार है, उम्र 45 वर्ष है। वर्तमान में मैं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर झंझारपुर न्यायालय में पदस्थापित हूं। 18/11/21 को दोपहर 2 बजे अपने चैम्बर में अपना बयान सुरक्षा से अंकित करता हूं कि 16/11/2021 को मुझे घोघराडीह थानाध्यक्ष के खिलाफ घोघराडीह प्रखंड की भोलीराही निवासी ऊषा देवी ने शिकायत करी। मंगलवार को एक आवेदन दिया जिसमें पीड़ित ने बताया कि घोघराडीह के थानाध्यक्ष ने उनके पति, ननद, वृद्ध सास और ससुर को झूठे मुकदमे में फंसा दिया है और साथ ही साथ पति के साथ दुर्व्यवहार किए जाने की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद मैंने सत्यता जानने के लिए 16/11/2021 को ही थानाध्यक्ष को अपना पक्ष रखने की सूचना फोन पर दे दी, लेकिन थानाध्यक्ष आने से टालमटोल करते रहे। इसके बाद थानाध्यक्ष को गुरुवार को 11 बजे आने का समय दिया गया। थानाध्यक्ष निर्धारित समय पर ना आकर के दोपहर 2 बजे मेरे चैम्बर में आते हैं। चैम्बर में प्रवेश करते ही थानाध्यक्ष ऊंची आवाज में बात करने लगा। जब हमने शांति से बात करने को कहा तो उसने कहा कि हम इसी अंदाज में बात करेंगे क्योंकि यही मेरा अंदाज है। इस बीच थानाध्यक्ष ने गाली गलौज शुरू करते हुए कहा कि तुम मेरे बॉस वहां के एसपी साहब को नोटिस देकर के कोर्ट बुलाते हो, आज तुम्हारी औकात बता देता हूं। इसी बीच थानाध्यक्ष का सहयोगी एसआई अभिमन्यु कुमार शर्मा भी जबरन हमारे चैम्बर में घुस आया। इसके बाद दोनों ने मिलकर के मारपीट शुरू कर दी। जब हमने वरीय अधिकारियों से शिकायत की बात की तो थानाध्यक्ष ने कहा कि एसपी साहब के आदेश व समर्थन मिलने के बाद ही आया हूं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने। तुम हमारे साहब, जो साहब के जिक्र जो कर रहे हैं वो एसपी डॉक्टर सत्यप्रकाश हैं, उनको नोटिस भेज करके कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश देते हो, साथ ही मुझे भी नोटिस भेजते हो। तुम्हारी क्या औकात है ये आज हम तुम्हें बताते हैं। इतना कहते हुए थानाध्यक्ष गोपाल कृष्ण ने मारपीट शुरू कर दी। चैम्बर में मारपीट शुरू होते ही थानाध्यक्ष के सहयोगी एसआई अभिमन्यु कुमार ने भी मारपीट शुरू कर दी। इसी दौरान थानाध्यक्ष ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके मुझ पर तानते हुए कहा कि आज मैं तुम्हें दुनिया से रुखसत ही कर देता हूं क्योंकि तुमने हमारे बॉस यानी एसपी साहब को परेशान कर रखा है। बॉस के आदेश पर ही हम तुम्हें तुम्हारी औकात सुनाने आए हैं, औकात बताने आए हैं। इसी बीच चैम्बर में हो हल्ला सुन करके आसपास के वकील और कोर्टकर्मी मेरे चैम्बर में प्रवेश करते हैं। अचानक से भीड़ बढ़ गई। इसी बीच किसी ने थानाध्यक्ष के हाथ से रिवॉल्वर छीन लिया। कोर्टकर्मियों की भीड़ को देख करके थानाध्यक्ष व उनके सहयोगी हमारे बाथरूम में घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। स्थानीय पुलिस के आने के बाद दोनों बाथरूम से निकाले गए। जज अविनाश कुमार के इस बयान को सुनिए और बार बार सुनिए क्योंकि यह सुना जाना चाहिए। इसको रैलियों में, मंचों पर, रेडियो में, टीवी में, अखबारों में बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी के उस भाषण के साथ चलाया जाना चाहिए जिसमें वो कहते हैं कि हमने 16 साल की सरकार में बिहार में सुशासन ला दिया है। गुंडों के लिस्ट खोलेंगे तो एक कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा, लेकिन उससे पहले इन वर्दीधारी गुंडों की कहानी सुनिए और समझिए कि बिहार में जब एक जज सुरक्षित नहीं है, वो जज जिसके आदेश पर ऐसे तमाम थानेदार उसके दाएं बाएं घूमते फिरेंगे, तो एक आम आदमी जिसकी कोई हैसियत नहीं होती है वो अपने आप को कहां लेकर के जाएगा। चाहे वो महिला हो शिकायत करने वाली, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे तमाम ऐसे आम आदमी हो जिनकी शिकायतों को पुलिस अनदेखा कर देती है और उनके ऊपर ज्यादती करती है। बाकी अब हाईकोर्ट इस मामले का संज्ञान ले रहा है, बिहार के आला कमान अफसरों से इस पर जवाब दाखिल करने को कह रहा है, बार एसोसिएशन दोषियों पर कार्यवाही करने को कह रहा है, और इन सबके बीच वो एसपी साहब भी ये कह रहे हैं कि दोषियों पर कार्यवाही की जाए। अब मुझे नहीं पता है, संभवतः मुझे कानून का अल्प ज्ञान है कि अपने आप को जेल में डालने का आदेश कोई पुलिस वाला कैसे दे सकता है, जब एडीजे साफ साफ कह रहे हैं कि एसपी के कहने पर और एसपी की वकालत करने के लिए ही ये सारी कवायद पुलिस वालों ने करी है। तो फिर एसपी किस आधार पर ये कह सकते हैं कि दोषियों पर कार्यवाही की जाएगी। बाकी बिहार में सुशासन है, मौज करिए। आज की बड़ी खबर में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं आज के कानून की तरफ। आज के कानून में हिंदुस्तान के कानून नहीं बल्कि पाकिस्तान के कानून की बात करेंगे। आज मेंस डे है, उसके परिप्रेक्ष्य में भी ये जुड़ी हुई खबर है। पाकिस्तान में बलात्कार के अपराधियों के लिए कानून तैयार किया गया है। इसके अंतर्गत रेप के दुष्कर्म के दोषियों को दवा देकर के उनको नपुंसक बनाया जाएगा।
इस कानून का उद्देश्य रेप के अपराध के फैसले में तेजी लाना और कड़ी सजा देना है। लगातार बढ़ते दुष्कर्म के मामले चिंता का विषय हैं। इमरान खान कैबिनेट ने पिछले साल नवंबर में ही बलात्कार के दोषियों को नपुंसक बनाने वाले अध्यादेश को मंजूरी दी थी, जिसके बाद राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर भी कर दिया था। पाकिस्तान के संविधान में भी भारत की ही तरह किसी भी अध्यादेश को एक निश्चित समय सीमा के अंदर संसद में पेश करना जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने इस अध्यादेश को विधेयक के रूप में पारित करवाया है। रासायनिक रूप से नपुंसक बनाना यौन क्रिया को कम करने के लिए दवाओं का उपयोग करने जैसा है। मीडिया की खबरों के मुताबिक, तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक दक्षिण कोरिया, पोलैंड, चेक गणराज्य और अमेरिका के कुछ राज्यों में यह सजा का कानूनी रूप है। इस तरह से सजा दी जाती है। हिंदुस्तान में भी यह जरूरी है कि ऐसी तमाम घटनाओं पर, बलात्कार की घटनाओं पर, छेड़खानी की घटनाओं पर कानून सख्त हो, कानून इस तरह के फैसले ले जो एक नजीर बन सकें। बाकी आज के कानून के हिस्से में इतना ही। अब बढ़ चलते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की तरफ, जो है नसीहत। आज की नसीहत ओशो की तरफ से है। वो कहते हैं, जब मैं ये कहता हूं कि आप देवी देवता हैं तो मेरा मतलब होता है कि आप में अनंत संभावनाएं हैं, आपकी क्षमताएं अनंत हैं। साधारण शब्दों में यही समझिए कि हर आदमी के भीतर अपार संभावनाएं, अपार क्षमताएं छिपी हुई हैं। अपने आप को पहचानने की जरूरत होती है। अपने आप को पहचानने की जरूरत यह है कि हम एक यूनिट के तौर पर, एक व्यक्ति के तौर पर, एक अकेले व्यक्ति के तौर पर इतने सामर्थ्यवान हैं कि इंसान जो कुछ भी कर सकता है वो हम भी सब कुछ कर सकते हैं। बाकी मौज करिए। ये रहा आज का जनता जंक्शन। आज के लिए हमें दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। खबर को साझा करिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।